हेलो एवरीवन, वेलकम टू द स्टैटिक एज। आज हम देखेंगे 19 फरवरी के करंट अफेयर्स और उसे हम अपने स्टैटिक पोर्शंस के साथ लिंक करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा पोल्स, उससे रिलेटेड फैक्ट्स, उसके बाद एक रिजोल्यूशन महाराष्ट्र के विलेज ने पास किया है, उसके बाद निकोबार प्रोजेक्ट, उसके बाद नॉर्डिक स्टेट से रिलेटेड कुछ फैक्ट्स, उसके बाद ईरान जो कि हमेशा ही न्यूज़ में है, उसके बाद फाइनेंस कमीशन और उसके बाद कर देंगे ख़त्म। तो आजकल ज़्यादा न्यूज़ तो मिल नहीं रहा है, ज़्यादातर चीज़ें एआई इम्पैक्ट समिट की हैं और उसके बाद नक्सलिज्म के बारे में है। तो नक्सलिज्म के बारे में क्या ही पढ़ा था, 1967 नक्सलबारी, चारू कानू, ये यही सब हैं ज़्यादातर, तो यही सब आते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले राज्यसभा पोल्स के बारे में। इसमें न्यूज़ है कि 37 सीट्स खाली होने वाली हैं अप्रैल में, तो उसी को भरने के लिए बीजेपी और कांग्रेस दोनों में फाइट चालू हो गया है अभी से। तो उसी के बारे में कुछ फैक्चुअल चीज़ें हैं कि अभी बीजेपी के पास 103 एमपी है और एनडीए के पास टोटल 133 एमपी है। तो बीजेपी यही चाह रही है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीट हो अपने पास, ताकि कोई भी बिल लाना हो, उसको पास कराना हो तो आसानी से हो सके। तो हमारे लिए इसमें राज्यसभा इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले स्टैटिक एज में वही देख लेते हैं। तो पार्लियामेंट के लिए आर्टिकल 79 है, राज्यसभा के लिए आर्टिकल 80 और लोकसभा के लिए 81। तो ये तीनों पूछ सकता है आपसे। सबसे पहले इसको स्टार मार्क कर लीजिए। उसके बाद राज्यसभा में यहाँ जाते हैं तो मैक्सिमम स्ट्रेंथ 250 है, लेकिन अभी कितनी है, 245 है। 250 में 238 इलेक्ट होके आते हैं स्टेट से और 12 प्रेसिडेंट नॉमिनेट करते हैं किस किस फील्ड में, ALSS, आर्ट्स, लिटरेचर, साइंस और सोशल सर्विस में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कौन कौन से फील्ड में करते हैं, तो ALSS याद रखिएगा। और राज्यसभा परमानेंट हाउस है और एक मेंबर के टेन्योर 6 ईयर्स होते हैं और 1/3 जो है हर एक 2 साल पर रिटायर करते हैं। ये कभी डिसॉल्व नहीं हो सकता है, जैसे कि लोकसभा होता है हर एक 5 साल में, तो ये डिसॉल्व नहीं होता है। और जितने भी मेंबर होते हैं उनका टेन्योर 6 ईयर्स का होता है। तो इसमें इलेक्शन कैसे होते हैं, MLAs, स्टेट के MLAs करते हैं और प्रोसेस है प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन बाय सिंगल ट्रांसफरेबल वोट। तो जितनी जिसके नंबर्स उतनी उनकी सीट्स। डिस्क्वालीफाई कैसे होते हैं, आर्टिकल 102 में डिस्क्वालिफिकेशन से रिलेटेड लिखा हुआ है। तो ऑफिस ऑफ प्रॉफिट है, अनसाउंड माइंड है, अनडिस्चार्ज, इंसॉल्वेंट है, सिटीजन, नॉट ए सिटीजन और 10th शेड्यूल के अंदर जो जो क्राइटेरिया है वो सब के कारण डिस्क्वालीफाई हो सकते हैं। तो इसके स्पेशल पावर्स देख लेते हैं आर्टिकल 249 में। तो आर्टिकल 249 यही कहता है कि अगर राज्यसभा 2/3 मेजोरिटी से रिजोल्यूशन लेते आती है तो सेंटर जो है वो स्टेट के लॉ पर भी कानून बना सकता है। तो उस कानून का वैलिडिटी कितना होगा, 1 साल वैलिडिटी है और उसके बाद 6 साल, ये 1 साल की वैलिडिटी खत्म होने पर ये वैलिडिटी 6 मंथ तक रहेगी। उसके बाद जो है ये रिजोल्यूशन एक्सपायर हो जाएगा। ठीक है, तो वही कर रहा है। तो सबसे पहले इसको डीप में देख लेते हैं कि स्टेट कानून बनाने पर, स्टेट लिस्ट का कोई कानून बनाना है तो सेंट्रल गवर्नमेंट को क्या करना पड़ेगा, राज्यसभा से एक रिजोल्यूशन पास कराना पड़ेगा 2/3 मेजोरिटी से। तो अगर वो मेजोरिटी हो जाती है तो यूनियन गवर्नमेंट जो है स्टेट लॉ पर भी कोई कानून बना सकता है। तो वो कानून की वैलिडिटी कितनी होगी, वैलिडिटी होगी 1 साल। ठीक है, और 1 साल के बाद 6 महीने तक वो कानून चलता रहेगा स्टेट में, उसके बाद अब खुद से ही वो एक्सपायर हो जाएगा। तो उसके बाद देख लेते हैं आर्टिकल 312, क्रिएशन ऑफ ऑल इंडिया सर्विस। जैसे कि अभी IAS हैं, IPS हैं और IFOS हैं, तो ये तीनों ऑल इंडिया सर्विसेज हैं। तो अगर ऐसे ही सर्विस कोई क्रिएट करना हो तो आर्टिकल 312 के साथ राज्यसभा में पहले पास करना होगा रिजोल्यूशन। देख, और क्या है, स्पेशल पावर हो गए। उसके बाद एक होता है जिसमें पावर्स इक्वल होते हैं। तो कोई भी बिल पास कराने में इक्वल पावर किसमें होगा, कोई भी बिल पास कराने में या फिर कोई कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाना होगा तो ये दोनों में लोकसभा बराबर राज्यसभा हो जाती है। इसमें स्पेशल पावर्स में राज्यसभा ग्रेटर देन लोकसभा है। और कोई है जिसमें लोकसभा की पावर ज़्यादा हो, तो जिससे LS ग्रेटर देन RS, तो वो हो जाएगा मनी बिल। मनी बिल में डायरेक्ट रिकमेंडेशन ही अपना दे सकती है राज्यसभा और 14 डेज की टाइम पीरियड रहती है इसके पास। तो राज्यसभा से रिलेटेड एक ही वीडियो में सारा खत्म, स्टैटिक पोर्शंस। उसके बाद है महाराष्ट्र विलेज पासेस रिजोल्यूशन टू बिकम कास्ट फ्री, डोंट वांट हेट्रेड टू रीच आवर डोर स्टेप। तो वही है कि महाराष्ट्र के एक विलेज ने कास्ट फ्री होने का रिजोल्यूशन पास कर दिया है। तो ये पॉजिटिव न्यूज़ था, तो मैंने सोचा लगा दूँ। तो उसके बाद आगे बढ़ते हैं, निकोबार प्रोजेक्ट, स्ट्रेटेजिक एंड इकोलॉजिकल कॉन्सिक्वेंस। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था कि NGT ने इसको आगे बढ़ने के, इस प्रोजेक्ट को आगे बढ़ने की मंजूरी दे दी थी। तो उसी से रिलेटेड उसके बारे में है। तो अंडमान या निकोबार को हम लोग एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं। रिवाइज क्या करना, आप बस देखते रहो वीडियो, 3-4 वीडियो में आपको सबकॉन्शियस में ही बैठ जाएगा। तो बस इस वीडियो को आप देखते रहो, 3-4 बार में आपका परमानेंट मेमोरी में ही आ जाएगा। तो सबसे पहले अंडमान निकोबार में कौन कौन से नेशनल पार्क्स है ये देख लेते हैं। कैंपबेल बे, महात्मा गांधी मरीन
माउंट मणिपुर नेशनल पार्क, रानी झांसी मरीन, सैडल पीक और गलाथिया नेशनल पार्क। तो कैंपबेल बे और गलाथिया जो है ये दोनों निकोबार में है और बाकी ये सब अंडमान में है। और एक ये याद रखना है कि नॉर्थ बटन, मिडिल बटन और साउथ बटन। साउथ बटन सबसे स्मॉलेस्ट है नेशनल पार्क इंडिया का। उसके बाद देख लेते हैं हाईएस्ट पीक कौन सा है अंडमान की, सैडल पीक है। वोल्केनो, ओनली एक्टिव वोल्केनो है ये इंडिया का, तो इसका नाम है बैरन आइलैंड्स। उसके बाद 10 डिग्री चैनल अंडमान को निकोबार से अलग करती है। डंकन पैसेज साउथ अंडमान को लिटिल अंडमान से अलग करती है। और कोकोस चैनल, कोकोस आइलैंड जो म्यांमार को इंडिया ने दे दिया था, तो कोकोस आइलैंड को अंडमान और निकोबार से अलग करती है। उसके बाद बायोस्फीयर रिजर्व कौन से हैं, ग्रेट निकोबार बायोस्फीयर रिजर्व, ये पार्ट ऑफ मैन एंड बायोस्फीयर रिजर्व का पार्ट है। और इसका स्टेट एनिमल क्या है, डुगोंग है। तो अंडमान एंड निकोबार से रिलेटेड सारे फैक्ट आपके खत्म हो जाते हैं यहाँ पे। उसके बाद आगे देखते हैं, नॉर्डिक स्टेट्स मूव टू डीपेन ग्रीनलैंड टाइज आफ्टर ट्रम्प थ्रेट। ट्रम्प ने थ्रेट दिया है तो नॉर्डिक स्टेट्स जो है अब ग्रीनलैंड के साथ टाइज जो है इंप्रूव कर रहे हैं। तो उसी से रिलेटेड स्टैटिक एज में आपका जनरली कंट्रीज पूछ देता है कि नॉर्डिक स्टेट्स क्या है, स्कैंडिनेवियन स्टेट्स क्या है, बाल्टिक स्टेट्स क्या है, तो वो एक झटके में देख लेते हैं। सबसे पहले देखते हैं नॉर्डिक स्टेट्स क्या है। नॉर्डिक स्टेट्स में डेनमार्क, फिनलैंड, आइसलैंड, नॉर्वे, स्वीडन, ठीक है। इसमें कितने हैं, 5 स्टेट्स हैं। और स्कैंडिनेवियन में नॉर्वे, स्वीडन और डेनमार्क, इन तीनों में ही फिनलैंड और आइसलैंड को ऐड कर देंगे तो नॉर्डिक हो जाएगा, और ऐसे स्कैंडिनेवियन। तो स्कैंडिनेवियन कंट्रीज ज़्यादातर पूछे जाते हैं एग्जाम्स में, तो ये आपको याद ही होना चाहिए। उसके बाद बाल्टिक स्टेट्स देख लेते हैं। बाल्टिक स्टेट्स में लास्ट में जनरली NIA होते हैं, तो लिथुएनिया, लातविया और इस्टोनिया, इसमें भी N नहीं है तो सॉरी, तो एस्टोनिया, लातविया, लिथुएनिया, ऐसे याद कर लीजिए आप। उसके बाद साहिल रीजन पूछता है, तो साहिल रीजन कैसे हैं कि ऐसे अफ्रीका है तो ऊपर में यहाँ सहारा डिजर्ट हो गया और नीचे ग्रासलैंड्स हो जाते हैं, तो ये वाले जो पट्टी वाले कंट्रीज़ हैं तो इनको ही साहिल रीजन वाले स्टेट्स बोलते हैं। तो इसमें कौन कौन से हैं, सेनेगल, मैरितियाना, माली, बुर्किना फासो, नाइजर, चैड और सूडान। उसी तरह मैगरीब स्टेट्स, तो ये अफ्रीका है तो इसके ये वाला पोर्शंस में मैगरीब स्टेट्स हैं। मोरक्को, अल्जीरिया, तुनिसिया और लीबिया और मैरितियाना भी कभी कभी कंसिडर किए जाते हैं। उसके बाद लेवांत कंट्रीज़ पूछा जाता है। लेवांत कंट्रीज़ JISL से याद किया था मैंने, तो जॉर्डन, इजराइल, सीरिया, लेबनान और इजराइल का ही छोटा सा पार्ट पैलेस्टीन। लेवांत कंट्रीज़ किनको बोला जाता है, जो ईस्टर्न मेडिटेरेनियन में होते हैं। तो ये सब काफ़ी पूछ सकते हैं कि कौन कौन से ऑप्शन दे देगा कि 5 कंट्रीज़ दे देंगे, इसमें बोलेगा आइडेंटिफाई द स्कैंडिनेवियन कंट्रीज़, तो ऐसे करके आ सकता है। तो ये आपको इंपॉर्टेंट रखना, याद रखना जरूरी है। तो अब आगे देखते हैं, ईरान फोर्टिफाइज की मिलिट्री फैसिलिटीज़। ईरान तो आजकल हमेशा ही न्यूज़ में है, तो ईरान भी देख लेंगे। पहले आगे देख लेते हैं। तो फाइनेंस कमीशन बैलेंसिंग एक्ट इज मिसलीडिंग। तो 3 फरवरी को एक आर्टिकल आया था कि फाइनेंस कमीशन जो है बहुत अच्छा इस बार सब सारी चीज़ें को बैलेंस करते हुए रिपोर्ट आया है, तो उससे रिलेटेड है। तो वो वाला आर्टिकल देख लेते हैं। सबसे पहले फाइनेंस कमीशन स्ट्राइक्स ए न्यू बैलेंस, तो उसी में बता रहा था कि सारे स्टेट्स को इस बार जो है साउथ के स्टेट्स हमेशा कंप्लेन करते थे कि हमने बहुत सारा टैक्स आपको दिया है लेकिन आप हमको रिटर्न में नहीं देते। तो उसी से रिलेटेड न्यू क्राइटेरिया इसने 16 फाइनेंस कमीशन ने दिया था, तो उसी का यहाँ क्रिटिसिज्म के बारे में है। तो हमारे लिए स्टैटिक केज में फाइनेंस कमीशन इंपॉर्टेंट हो जाएगा। तो फाइनेंस कमीशन क्या है, आर्टिकल 280 से कॉन्स्टिट्यूट होता है और जीएसटी काउंसिल किससे होता है, 279A से। कौन करता है, प्रेसिडेंट करते हैं हर एक 5 साल पर। इस बार के कौन है, अरविंद पनगड़िया। तो इसका पर्पस क्या होता है, तो फाइनेंशियल रिसोर्सेज को सेंटर और स्टेट में डिस्ट्रीब्यूट करना और स्टेट के बीच में भी करना। तो सेंटर और स्टेट को वर्टिकल बोलते हैं और स्टेट और स्टेट को हॉरिजॉन्टल कहते हैं। और डिविजिबल पूल क्या है, ऑल सेंट्रल टैक्सेस एक्सेप्ट सेस एंड सरचार्ज। तो सेस एंड सरचार्ज जो है यूनियन गवर्नमेंट अपने पास रखती है, बाकी सब इसको स्टेट के साथ शेयर करती है। तो 15th फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन कौन थे, NK सिंह। 16 के कौन है, अरविंद पनगड़िया। कंपोजिशन कौन है, तो चेयरमैन है और 4 अदर मेंबर्स हैं। तो इस बार स्टेट के शेयर के लिए कितना है, 41%, जो पहले से ही था। उसके बाद नए क्राइटेरिया में है, इंपॉर्टेंट है कि 15th में क्या क्या था, 16th में क्या क्या था। तो पॉवर्टी का क्राइटेरिया 45 से 42.5 बेसिस पॉइंट कर दिया गया है। पॉपुलेशन का 15 से बढ़ा करके 17.5 कर दिया है। तो ये सब तो डाटा याद होने ही चाहिए। और एक चीज़ इसमें नया ऐड किया गया है कि कंट्रीब्यूशन टू GDP। इसी के लिए साउथ के स्टेट काफ़ी खुश हैं कि इसमें 10 बेसिस पॉइंट जो है कंट्रीब्यूशन टू GDP है, कि कौन कितना कंट्रीब्यूट करता है पूल में। तो और टैक्स एफर्ट जो है, जो पहले 2.5 था कि कौन कौन से स्टेट जो है एफोर्ड कर रहे हैं कि अपना टैक्स रेवेन्यू कैसे इंप्रूव करें, तो उनको हटा दिया गया है इस बार और कंट्रीब्यूशन टू GDP को ऐड कर दिया गया है। तो इस बार यही इंपॉर्टेंट है। और बाकी तो AI इम्पैक्ट समिट चल रहा है अभी, और नक्सलिज्म से इम्पॉर्टेंट तो ज़्यादा न्यूज़ मिल नहीं रही है अभी, तो मेरी नौकरी खतरे में है। तो आज के लिए इतना ही।
अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को लाइक कीजिए, आप अपने फीडबैक को कमेंट सेक्शन में डालिए, और कोई आपका दोस्त वोस्त है तो उनके साथ जो सिविल सर्विस के प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उनके साथ शेयर कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हम ऐसे ही वीडियोज़ और लाते रहें। तब तक के लिए इतना ही, मिलेंगे आपसे कल, तो थैंक यू। एक ईरान वाली न्यूज़ मैंने मिस कर दी थी अभी, तो ईरान ब्रीफली क्लोजेज स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज एट यूएस तेहरान न्यूक्लियर टॉक्स अनफोल्ड, और उसके बाद ईरान फोर्टिफाइज की मिलिट्री फैसिलिटीज अमिड यूएस टेंशंस। तो ईरान को इस बार पक्का है कि यूपीएससी हो या कोई भी स्टेट के एग्जाम्स हो तो उससे रिलेटेड, ईरान से रिलेटेड तो आएगा ही। तो इतनी बार हर लगभग पूरे साल ही ये न्यूज़ में रहा, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो एक बार ये भी देख लेते हैं सबसे पहले मैप में। तो ईरान कहाँ गया, तो ईरान के पड़ोसियों को देख लेते हैं। सबसे पहले तो वन एंड ओनली पाकिस्तान, उसके बाद है अफ़गानिस्तान, उसके बाद तुर्कमेनिस्तान PAT, और उसके बाद है अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, इराक, और ये है हुआ पर्सियन गल्फ़, और उसके बाद ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, ये जो निकला हुआ है थोड़ा सा यहाँ स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, और ये है गल्फ़ ऑफ ओमान। तो एक बार मैं चाहूँगा कि आप लोग आंख बंद कर लीजिए और मैप्स को सोचिए। सबसे पहले राइट साइड से शुरू करते हैं, तो पाकिस्तान, अफ़गानिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, उसके बाद छोटा सा कैस्पियन सी, उसके बाद अज़रबैजान, आर्मेनिया, तुर्की, और फिर इराक, ठीक है। और नीचे आ जाएंगे तो पर्शियन गल्फ़, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़, गल्फ़ ऑफ ओमान। तो इतना ही है ईरान से रिलेटेड।